हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। जो सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ जो एससी कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के जो एक मेंबर्स हैं जो कि फार्मर का जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है फार्म लॉ के ऊपर, तो उनको डिस्कस करने के लिए जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म की थी, उस कमेटी के एक मेंबर ने अपने पोस्ट से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमेटी को 3 मेंबर से ही रन करता है कि एक मेंबर और जो है उसमें चुनता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो फाइनेंस कमीशन है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है और नीति आयोग है, उन्होंने एक तरह से रेड फ्लैग रेज किया है। जो अडानी ग्रुप है अहमदाबाद बेस्ड, उसने जो 6 एयरपोर्ट्स का जो है वो काम अपने हाथ में लिया है, जिसमें कि जो 6 एयरपोर्ट्स जो हैं वो उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, उसको देखने का काम, साथ में 5 एयरपोर्ट और हैं, तो उनका पूरा जो बिडिंग है, उस बिडिंग को जो अडानी ग्रुप है उन्होंने डील एक्वायर करने की जो है वो ली थी, और ये सेकेंड लार्जेस्ट जो एयरपोर्ट है मुंबई में उसको भी उन्होंने एक्वायर किया है मेंटेन करने के लिए। तो उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो सिर्फ कुछ ही जो हाउसेस हैं उनके पास रह जाएगा। पहले इसमें जो कमेटी थी उसने डिसाइड किया था कि किसी भी फर्म को 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड नहीं करना है, लेकिन अडानी ग्रुप को जो है वो 6 एयरपोर्ट्स मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जिससे कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे स्पेशल फ़्लाइट फ्रॉम ब्राज़ील फॉर 2 मिलियन डोजेज़। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं जोल बोल्सोनारो, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक्ट करते हुए जो ब्राज़ील को 2 मिलियन जो डोजेज़ हैं वैक्सीन के, उसको भेजा जा रहा है। तो ये बात यहाँ पे है। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ पे दिल्ली में एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें कि 10% जो किड्स हैं वो स्कूल से बाहर हैं और 80% घरों में जो है वो कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 लाख चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ द स्कूल हैं, इंक्लूडिंग 64,813 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हैं, और 6 लाख से ज़्यादा 0 to 6 ईयर्स जो हैं वो आउटसाइड ऑफ द नेट ऑफ आंगनबाड़ीज़। अब यहाँ पे जो कि दिल्ली की जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी कवर करती है। अब दूसरी तरफ बात की जाए कि 42.59 हाउस होल्ड जो हैं वो लेस देन 10,000 रुपीज़ पर मंथ स्पेंड करते हैं। 80% के पास कंप्यूटर नहीं है, 29% के पास वाटर का एक्सेस नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही हैं लोगों को। अभी जो नेक्स्ट सेकंड पेज है, इस पेज में वही पेज 1 के ऊपर जो डिटेल्ड न्यूज़ है वो दी हुई है। अब बात करें पेज 4, तो सिविक बॉडीज़ रिवोक नो चिकन ऑर्डर आफ्टर सेंटर स्टेप्स इन। दूसरा यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, हरियाणा रिजेक्ट ड्राफ्ट रिपोर्ट दैट सॉट मोर वाटर फॉर यमुना रिवाइवल। अब यहाँ पे हरियाणा से जो रिवर है वो दिल्ली में एंटर होती है, उसके बाद वो यूपी में जो है वो रिवर एंटर होती है। तो उसके बेसिस पे हरियाणा गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने जो प्रिपेयर की थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो यमुना में रिलीज़ करें। अब जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई गई थी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने बनाया था। उसका कहना था कि हरियाणा का जो हथनी कुंड बैराज है और दिल्ली का जो ओखला है उसको ज़्यादा वाटर चाहिए, जिससे कि वो अपना एनवायरमेंटल फ़्लो जो है वो मेंटेन कर सके, तो जिससे कि उसमें एक्वेटिक लाइफ, वाइल्ड जो एक्वेटिक लाइफ है और साथ में जो बायोडाइवर्सिटी है वो सस्टेन कर सके। तो जो हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट के, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने ये बात रखी थी कि स्टेट जो है वो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 क्यूमेक पानी जो है वो रिलीज़ करता है, और इससे जो है वो मेंटेन हो रहा है ई प्लो हथनी कुंड बैराज का।
अब यहाँ पे जो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है उसका रिकमेंडेशन है कि 300% होना चाहिए अभी जो एग्जिस्टिंग 10 है, मतलब लगभग 30। तो यहाँ से हरियाणा जो है वो पूरी तरह से डिसएग्रीमेंट है इस तरह की रिकमेंडेशन से। अगर ये जो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं तो हरियाणा में एनवायरमेंटल डिज़ास्टर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है उसकी कमी हो जाएगी। तो NIH ने स्टडी की थी 2018 में, सेंट्रल वाटर मिनिस्ट्री नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा। तो उन्होंने बोला था कि जून में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी थी और उसके जो चेयरमैन थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं। तो प्रेजेंट में सिर्फ 10% वाटर ही क्यूमेक वाटर ही रिलीज़ किया जाता है हथनीकुंड बैराज से, जो मानसून मंथ में बढ़ के जो है वो 298 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो जाता है। लेकिन जो NIH की स्टडी है वो रिकमेंड करती है कि मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर को 23 से 34 कर देना चाहिए। तो इस तरह से वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे बात की जाए ऐसी रिकमेंडेशन NIH की इसलिए है बिकॉज जो कि रिवर को अपना इकोलॉजिकल फंक्शंस को अचीव करने के लिए और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ज़रूरी हैं। बट यमुना जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक जो स्वेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और इसमें ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो बहुत सारे जो कंजम्पटिव पर्पसेस के लिए वो वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो पानी जो है वो काफ़ी कम बचता है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट ये जो है आज इन द लाइन ऑफ ड्यूटी टुडे इज़ आर्मी डे। आर्मी डे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल 15 जनवरी को जो है इंडिया जो है आर्मी डे सेलिब्रेट करता है। अपने जो सोल्जर्स हैं उनको याद करने के लिए इस साल जो है 73rd आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब ये आर्मी डे का ओकेज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जब लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का जो रोल है वो 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बचर से लिया था, जो कि ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के। तो उसके बाद से ये जो दिन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसको मनाया जाता है। अब फील्ड मार्शल KM करियप्पा की बात करें तो वो ऐसे सेकेंड आर्मी वेटरन थे जिनको जो है वो 5 स्टार दिया गया था, फील्ड मार्शल दिया गया था आफ्टर सैम मानेकशॉ। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बात करें तो दिल्ली का पेज है, इसमें कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं वो अभी जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है तमिलनाडु का उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि वो जो तमिलनाडु में अभी असेंबली इलेक्शन हैं तो उसके बेसिस पे जो वोटर्स हैं उनके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अब बात की जाए नेक्स्ट, CBI बुक्स 4 ऑफ इट्स ऑफिशियल्स फॉर ब्राइब रेट्स ऑन हेडक्वार्टर्स। तो अब यहाँ पे जो CBI है उसको खुद को अपने हेडक्वार्टर पे ही रेड करनी पड़ रही है। मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब एक प्रकार से करप्ट हो चुके हैं कि उनको अपने खुद के हेडक्वार्टर्स पे रेड करके अपने जो उसके खुद के ऑफिशियल्स हैं उनको बुक करना पड़ रहा है। अब बात की जाए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इंस्टॉल्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की लेकनेस बोलें या पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी कमियाँ यहाँ पे बोलें कि अब जब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इंडिया को काफ़ी पहले ही जो अक्रॉस जितने भी एयरपोर्ट हैं वहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल कर देनी चाहिए थी। बट ये काफ़ी अच्छा मूव है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट ने जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को इंस्टॉल किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो भी वायरस है उसका जो DNA है उसके जो स्ट्रेन हैं किस तरह से जो उसके जीन हैं वो अरेंज हैं उसको देखा जाता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ये अभी इंस्टॉल की गई है बिकॉज न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो UK है वहाँ से जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, म्यूटेटेड मतलब जो चेंज स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, वो इंडिया में एंटर हो चुका है और उसने
190 से ज़्यादा लोगों को अभी तक इन्फेक्ट कर दिया है। वो काफ़ी हद तक जो है वो कंटेजियस है, काफ़ी जल्दी फैलता है और उसकी जो मोर्टेलिटी है वो कम है। अब जो पोर्टेबल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे इंस्टॉल किया गया है म्यूटेंट स्ट्रेंथ ऑफ कोरोना वायरस, जो कि पैसेंजर में फाउंड हुआ है फॉरेन कंट्रीज से। तो जो लैब है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने टाई अप करके ये किया है। तो इसको करने के पीछे बात यह है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है अगर वायरस की वो कर ली जाती है तो ये पता चल जाएगा कि जो वायरस है वो कितना म्यूटेंट हुआ है, जिससे कि उसके पहले ही एफर्ट लगाए जा सकें। तो पहले जो है 8 से 10 दिन लगते थे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में, बट अभी जो है वो 24 से 48 आवर्स में ही जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट जो पेज 9 है उसमें नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनसे मिलने वाले हैं। फर्स्ट हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट होने वाली है नेपाल से इंडिया की। जो भी अभी बॉर्डर रो काला पानी का इशू चल रहा था तो उसमें ये है। अब इंडिया ने इनार्गुरेट किया था न्यू रोड फ्रॉम धारचूला टू लिपुलेक मानसरोवर यात्रा के लिए, जिससे कि ओली गवर्नमेंट एंगर हो गई थी। उन्होंने अपना न्यू मैप रिलीज़ कर दिया था, जिससे कि जो ट्राई जंक्शन वाला जो एरिया था नेपाल, इंडिया और चाइना, जो तिब्बत वाला रीजन है उसका, और और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया था नेपाल ने, जिससे कि जो भी अल्टरेशन हुआ था उसको लेजिटिमेट करने के लिए। अब यहाँ पे जो हर्षवर्धन श्रृंगला इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो गायवाली वहाँ के जो ट्रिप हैं, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जो विज़िट हो रही है, तो उससे जो बायलैटरल टाइज़ हैं उसको वापस से ठीक करने के लिए नेपाल के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं प्रदीप कुमार गायवाली वो मीट करेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से। फ्राइडे को फेस टू फेस मीटिंग होगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके बीच में जो भी बायलैटरल इशू हैं उनके ऊपर टाइज़ के ऊपर बात होनी है। साथ में बाउंड्री का अभी कोई भी इशू ऐसा नहीं है कि जिसमें बाउंड्री के इशू के ऊपर कोई भी बात हो। अब यहाँ पे NCB जो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उन्होंने जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक उनके सन इन लॉ को अरेस्ट किया है, जिसमें कि उनका कहना है कि ये हर्बल जो दवाइयाँ होती हैं उनके प्रीटेक्स्ट में, उनके बहाने से जो कैनबिस रिलेटेड जो ड्रग हैं उनको बेचा जा रहा था, तो उसके बेसिस पे उनको जो है NDPS नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोप्रेटिक सब्सटेंस एक्ट के ऊपर अरेस्ट किया गया है। उसका सेक्शन 27A जो है उसमें जो है इम्पोज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो फ्राइडे को एक पिटीशन को हियर करेगा। अपडेटेड जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, जो पिटीशन है वो एक लॉयर ने फाइल की है। उसने जो डायरेक्शन मांगी है हाई कोर्ट से कि सेंटर किस तरह से आगे वर्क करना चाहता है, लेइंग डाउन गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट द जो इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है वो कोई भी डाटा यूज़र्स का शेयर ना करे थर्ड पार्टी को, फेसबुक को और अपनी अलग कंपनीज़ को। उसने ये अलाई किया है कि व्हाट्सएप ने जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है वो एक तरह से आर्बिट्री मैनर में की है, मतलब लोगों की बिना परमिशन लिए ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी हैं और अपने यूज़र्स को ये कंपलसरी कर दिया है कि 8 फरवरी तक वो इससे कंप्लाई करें। अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो दे कैन लीव द व्हाट्सएप। तो द पिटीशन कंटेंट्स दैट द लेटेस्ट पॉलिसी वायलेट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो व्हाट्सएप ने इंक्लूड किया है सर्टेन क्लॉज न्यू पॉलिसी में जो कि डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को हिट करते हैं, और इस तरह का जो आर्बिट्री बिहेवियर है और ये डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो यूज़र की चॉइसेस हैं उसको एक तरह से छीनने का काम कर रही है। ये अभी तक जो है डाटा को शेयर नहीं करती थी, बट अब ये जो डाटा है वो फेसबुक और अदर एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनको भी और दूसरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी यूज़र का डाटा जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है वो दे सकता है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि डाटा जो है वो पेरेंट कंपनी को ही शेयर किया जाएगा। अदर कंपनी जो है वो डाटा को यूज़ करेंगी
जो भी उनके इंटरेस्ट हैं व्हाट्सएप से लेने के लिए। अब पिटीशन जो है उसमें बोला गया है कि वर्चुअली 360% 360 डिग्री जो प्रोफाइल है वो पर्सन की ऑनलाइन प्राइवेसी चली जाएगी। अंडर आर्टिकल 226 द प्ली आर्ग्यूज रिट जो इशू की जा सकती है एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द प्राइवेट बॉडीज़, कोई भी अगर एनफोर्समेंट होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। व्हाट्सएप जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है अमंग सिटीज़न ऑफ इंडिया। और दूसरे तरफ दूसरी जो गवर्नमेंट के मल्टीपल फंक्शंस हैं वो भी इस पे होने लगे हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर ये अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी यूरोपियन रीजन और ओइंग टू डाटा प्रोटेक्शन लॉज इन प्लेस देयर, वहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन लॉ इसकी वजह से यूरोप में एप्लीकेबल नहीं होगी, तो एक डबल स्टैंडर्ड है। तो इंडिया में जो है वो इसको एनफोर्स किया जा रहा है। तो बिकॉज इंडिया में कोई भी ऐसा प्रिवेंटिव लॉ नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, तो पिटीशन ये सीख करती है कि गाइडलाइंस बनानी चाहिए, डायरेक्शन इसके तरफ से आने चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से हो। तो व्हाट्सएप ने जो अपनी ये पॉलिसी लेके आई है उसको स्ट्रिक्टली इंडिया के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डेंस और दूसरी तरफ फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको किसी भी तरह से वॉयलेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वहाँ यहाँ पे बात की जा रही है नेक्स्ट जो एडिटोरियल पेज है उसमें सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है इसमें इस एडिटोरियल में बात की जा रही है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसने बोला है कि जो प्रोविज़न है स्पेशल मैरिज एक्ट में 1954 में, इसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कपल जो हैं उनको पब्लिश करना पड़ेगा 30 डे पब्लिक नोटिस फॉर देयर इंटेंट टू मैरी। तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस प्रोविज़न को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया है, जिससे कि जो एक कपल हैं हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो मैरी करना चाहते हैं तो उसके पहले ही और लोग जो हैं जो वेलिनेट पीपल होते हैं कम्युनिटी में और जो वायलेंस फैलाते हैं उन लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरह का जो काम है वो ना हो। अब प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। एक पर्टिकुलर एक पर्सन है वो अपने आप में स्वतंत्र है कि वो कहाँ मैरी करना चाहता है। नेक्स्ट बात की जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, जो कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, उससे भी उनका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया। तीसरा यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो पार्लर ऐप है जो कि ट्विटर के जैसा ही एक ऐप है, उसके 10 मिलियन से ज़्यादा जो यूज़र्स थे उनको एक तरह से अब कहीं पे भी प्लेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है अमेजोन और एप्पल और गूगल के द्वारा उसको वहाँ से उस ऐप को हटा दिया गया है। तो जो फार राइट ग्रुप हैं उनके जो लोग हैं अमेरिका में वो यूज़ करते हैं पार्लर ऐप को, तो अब वो ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस पेज पे कोई भी सारी की सारी जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, पॉलिटिकल एडिटोरियल हैं, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से लिखे गए हैं। अब वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अप इन केरला, केरला में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो बढ़ा है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल लेबर की वजह से बढ़ा हुआ है रूरल एरियाज़ में, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिव्यू 2020 टेबल्ड इन द असेंबली बाय द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस आइजैक। अब यहाँ पे बात की जाए कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, इकोनॉमिक रिव्यू है, उसका कहना है कि जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है केरला में वो 20.4% हो चुका है 16.4% से। तो जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इस तरह का रेट होता है कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन है लेबर फोर्स में अमंग द पर्सन इन द पॉपुलेशन। तो टोटल जो फीमेल की पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें से कितनी फ़ीमेल जो हैं वो वर्किंग ग्रुप में आती हैं। तो इस तरह का जो ये पहला है कि मोर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो वुमेन हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादा। अब दूसरी तरफ बात की जाए कुछ एज ग्रुप ऐसा है 15 से 29 जो वर्किंग ग्रुप में आता तो है, बट वहाँ पे स्टडी रिलेटेड वर्क की वजह से उसको इसका जो रेट है वो कम हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए एक्सप्लेन पेज पे ट्रंप को इम्पीच किया जा रहा है, बट यहाँ पे अब उनको इम्पीच करने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अगर नेक्स्ट इलेक्शन जो 2024 में होने वाला है उसके लिए अगर वो आते हैं आगे
तो उसके पहले ही अगर उनको फिर से इम्पीच कर दिया जाता है तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग वो कोई भी पब्लिक ऑफिस गवर्नमेंट की जो पोस्ट है वो फिर नहीं फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 100 लोगों की जो सीनेट है यूएसए में, उसमें से जो 50 जो डेमोक्रेट्स हैं और 17 रिपब्लिकन्स हैं वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इम्पीच कर दिया जाए। बट यहाँ पे जो ये प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का वो 19 जनवरी को स्टार्ट होगा, जिस दिन लास्ट डे रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिस में। तो उसमें इम्पीच करने का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली पहले से ही आउटगोइंग हैं 19 को, तो फिर उनको इम्पीच करने का कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरी तरफ बात की जा रही है कि अगर उनको इम्पीच कर दिया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए सारे डिसीजंस जो हैं उनको फिर से रिव्यू किया जा सकता है। जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ अपने प्रेसिडेंशियल टर्म्स में बनाई हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए या अपनी खुद की कंट्री के लिए डोमेस्टिकली कोई पॉलिसी प्रिपेयर की है, तो उस पॉलिसी को फिर से रिव्यू किया जा सकता है। वो रिव्यू के लिए ओपन है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है इसको इस तरह से चेंज किया जा रहा है। अब बात की जाए नेक्स्ट, इसमें WHO की जो टीम है वो अराइव्स वुहान पेंडेमिक के ओरिजिन को देखने के लिए कि, लेकिन 2 ऑफ जो 15 मेंबर टीम है वो पॉजिटिव भी टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको सिंगापुर में रोका गया है। जो ग्लोबल टीम है रिसर्चर्स की वो थर्सडे को चाइनीज़ सिटी में एंटर हुई जहाँ पे पेंडेमिक को फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था, और पॉलिटिकली सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है ओरिजिन के बारे में, कोरोना वायरस कैसे जो है वो फैला है। अब जो बात की जाए नेक्स्ट, यहाँ पे राशि भविष्य वाला पेज, इकोनॉमी में कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय इटसेल्फ नॉट अ कंसर्न CCI। अब यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनसे बात की गई है और उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो रखे हुए हैं। फ्रॉम मार्केट स्टडीज़ इनटू द टेलीकॉम फार्मास्यूटिकल्स एंड डिजिटल मार्केट सेक्टर को जो है वो रिव्यू किया गया, उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी बात रखी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो कंसर्न नहीं है। बस उनको ये देखना है कि अगर कोई कंपनी है वो डोमिनेट कर रही है तो वो किसी भी तरह का जो एब्यूज़ है वो तो नहीं कर रही है कंज्यूमर्स के साथ। अब नेक्स्ट बात की जाए एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल के ऊपर है। एक्सपर्ट का कहना है कि जो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है पेट्रोल के ऊपर वो अभी 32.98 रुपीज़ पर लीटर चल रही है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, तभी जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो कम हो पाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और अदर कॉस्ट को कम करने में हेल्प मिलेगी, तब जाके एक तरह से जो इन्फ्लेशन है उसको कंटेन किया जा सकता है। क्योंकि जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो 84.70 रुपीज़ पर लीटर नेशनल कैपिटल रीजन में है, और ऑयल मार्केटिंग की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी 25 पैसे थर्सडे को इंक्रीज़ कर दी हैं, तो जिससे पेट्रोल की प्राइस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। और क्रूड की प्राइस भी अभी जो कंसिस्टेंसली जो है वो 37 बैरल से 56 बैरल तक ही है। बट यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं और गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट पेज है, इस पर कोई भी डिस्कस करने लायक चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट सिस्टम में फेस मोर ऑनलाइन अटैक्स दिस ईयर। जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है और क्विक रिस्पॉन्स और QR कोड्स हैं विच हैव टू लेट रीडिफाइंड द मोड ऑफ P2P कंज्यूमर टू बिजनेस पेमेंट, उनको और भी ज़्यादा अटैक हो सकता है। मैकेफी उन्होंने बोला है साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो न्यू वेज देखेंगे कि वो कैसे लूप होल्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करें सिस्टम्स में, और जिससे कि आगे चल के वो जो है वो साइबर सिक्योरिटी को हार्म कर सकें। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की कंट्री की वजह से जो है कोविड का तो स्प्रेड जो है वो रुका है, बट उसकी वजह से यूज़र्स जो हैं वो पेमेंट ऑनलाइन करने लगे हैं, इसकी वजह से आगे चल के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।